हेलो एवरीवन, स्वागतम सुस्वागतम। सिलेक्ट आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी कार में बैठ के आए हैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स ग्रीन हाइड्रोजन। इस टॉपिक पे 4 5 6 10 जितने स्टार लगाने लगा लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज देयर इज अ हैबिट ऑफ इन यूपीएससी टू आस्क डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल काफी न्यूज में है, तो इसके डिफरेंट कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन पे। It's in the news because OIL, Oil India Limited, has commissioned India's first 99.999% प्योर हाइड्रोजन प्लांट। असम के अंदर एक प्योर हाइड्रोजन प्लांट OIL ने कमीशन किया है। तो आज हम समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या बेसिकली। लेट्स सी। हाइड्रोजन इज इंक्रीजिंगली बीइंग सीन एज एन फ्यूल फॉर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में नया एक रिन्यूएबल फ्यूल हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। बट ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होगा? फ्री स्टेट में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। सी, दिस इज द वाटर। ठीक है, पूरा वाटर है। इस वाटर के अंदर करंट पास होगा। करंट पास होने के बाद इस वाटर में करंट पास कीजिए तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ व्हेन यू पास द करंट, अगर वाटर में आप करंट को पास करोगे इन कैथोड एंड एनोड, तो जो कैथोड का है, जो नेगेटिवली चार्ज रोड है, इस साइड से हाइड्रोजन चली जाएगी और ये जो पॉजिटिव चार्ज एनोड है, यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगी। यानी कि ये जो वाटर है इस ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, H2 प्लस O। जब आप वाटर में करंट पास करोगे तो वाटर H2 प्लस O की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, और ये जो H2 है ये हाइड्रोजन है, इसको हम कैप्चर करेंगे और एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन। इससे हमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल मिल गया जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है? पावर सप्लाई। अगर आपने वाटर को स्प्लिट करना है, वाटर से आपने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है, तो पावर सप्लाई तो चाहिए। अब सपोज कीजिए कोल से आपने एनर्जी प्रोड्यूस की, पावर। ठीक है, कोल से आपने एनर्जी यानी पावर को प्रोड्यूस किया। इस पावर का इस्तेमाल आपने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कर दिया, तो रिन्यूएबल एनर्जी कहां से आई? ये तो वही बात हो गई ना कि यहां से पकड़े वहां से, वही बात हो गई ना। तो इसीलिए ये इसमें प्रॉब्लम है कि पावर की आपको सप्लाई चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की हाइड्रोजन जो कोल बेस्ड या कोई और पावर से आती है उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन थे नेचुरल गैस से, इसको ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन बोलते हैं। हमारा टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये बताओ, ये हाइड्रोजन ग्रीन कैसे बनेगी? ये हाइड्रोजन ग्रीन ऐसे बनेगी, ये जो पावर सप्लाई है, अगर हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी लगा दें, सपोज कीजिए एक सोलर पावर प्लांट है, लेट्स सी। ये रहा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगी? ये सोलर पावर प्लांट है, विंड पावर प्लांट है, यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, विंड एनर्जी। अब हम एज करंट इस विंड एनर्जी को यूज करेंगे। पानी के अंदर करंट पास करने के लिए हम इस रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे और उससे हमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल मिल गया, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है। तो ये हो गई ग्रीन हाइड्रोजन। तो यानी कि बेसिक बात इतनी है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का ये तरीका है हमारे पास कि हम पानी के अंदर करंट को पास करेंगे, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। बट इस करंट को जो पास करना है हमें, तो ये करंट का सोर्स क्या है उसके बेस पे हाइड्रोजन का कलर डिफर करेगा। अगर ये जो करंट है ये रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन, अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है तो बाकी के कलर्स, जैसे कि ये कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसपे मेनली क्वेश्चन आया करता है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी से करंट आ रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन, अगर नेचुरल गैस यानी कि मीथेन से आ रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन करंट। ठीक है, अगर आपने नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया है पानी में करंट पास करने के लिए तो उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर आपने कोल का इस्तेमाल किया है तो उसको ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर आपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया है, पहले न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस किया, उसको यूज करके करंट पास किया पानी में ताकि हाइड्रोजन गैस को विड्रॉ कर सके, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो उसको बोलते हैं पिंक पिंक हाइड्रोजन। बट अगर आपने कोल को इस्तेमाल किया, ब्लैक हाइड्रोजन, कोल का इस्तेमाल किया, ठीक है, और उससे आपने करंट को पास किया, तो वो ब्लैक हाइड्रोजन होगी। बट इसके बाद ये जो कोल को इस्तेमाल करने के बाद जो एमिशन हुए, कोल को बर्न किया और उससे आपने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया। कोल को बर्न करने के बाद जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुए हैं, इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर हम कैप्चर कर लेते हैं, एनवायरमेंट में रिलीज होते कैप्चर करके कहीं पे स्टोर कर देते हैं, जिसको कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अगर हम ये जो कोल को बर्न करने के बाद ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हुई, इसको अगर हम सिक्वेस्टर कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो गेटिंग माय पॉइंट, इसको हम एक रिकैप करते हैं जल्दी से जल्दी। हाइड्रोजन ऐसे प्रोड्यूस होती है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, जिसकी वजह से पानी, वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जो करंट यूज हुआ है, जो पावर सप्लाई यूज हुई है, उसके बेसिस पे हाइड्रोजन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर वो पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी है तो ग्रीन हाइड्रोजन, अगर वो नॉन रिन्यूएबल है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स है तो उसको ब्लैक या ब्राउन बोलते हैं। बट नॉन फॉसिल फ्यूल्स में भी अगर उसको डायरेक्ट कैप्चर कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई उसको अगर हमने कैप्चर कर लिया, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी तरह
यहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इससे अब ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में इस पे अभी रिसर्च चल रही है, जर्मनी में, बट ऑलरेडी वो ट्रेन भी ग्रीन हाइड्रोजन से चला रहे हैं, तो उनका प्रोग्रेस इस पे थोड़ा सा ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज द थिंग, ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन और रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे इसके यूजेस और एप्लीकेशन है, जहां पे भी एनर्जी का यूज हो सकता है, जहां पे भी किसी भी तरह की एनर्जी का, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या फॉसिल फ्यूल एनर्जी का यूज होता है, वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है भाई, एक फ्यूल ही तो है, तो फ्यूल का इस्तेमाल जहां जहां हो सकता है वहां इसका हाइड्रोजन का यूज है। सिंपली एनर्जी स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, सब जगह यूज हो सकता है। सो दिस इज द थिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 2, बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट। बोइंग, ये बोइंग कंपनी ने बनाया, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है, इसमें मतलब कि क्या एक्सप्लेन करें। बोइंग कंपनी ने P-81 एयरक्राफ्ट बनाया है, जो एयरक्राफ्ट प्रेजेंटली इंडियन नेवी इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। इंडियन नेवी ने इसके ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और इसको यूज कर रही है। ये है बोइंग P-81 एयरक्राफ्ट। गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ा काफी साइज में बड़ा है, इसी की वजह से इसके अंदर कार्गो मटेरियल और पीपल ट्रांसपोर्टेशन, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नेवी इस्तेमाल कर सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसको सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज इट कैन फ्लाई अप टू लॉन्ग रेंजेस। लॉन्ग रेंजेस के लिए ये फ्लाई करता है, काफी लॉन्ग रेंजेस तक जा सकता है, इसका बैकअप काफी अच्छा है, उसी वजह से इसको सर्वेलेंस के लिए भी नेवी यूज करती है। ये हमारी प्यारा भारत, इसकी कोस्ट लाइन है, इसके आसपास जो भी ओशियनिक एरिया है, यहाँ पे नेवी ने सर्वेलेंस करना है, तो इट्स अ गुड ऑप्शन, इसीलिए ये न्यूज में है। थर्ड थिंग, इस ओशन में, इस मैरीटाइम एरिया में कोई सबमरीन है, किसी भी XYZ कंट्री की कोई सबमरीन है जो इंडिया पे अटैक कर सकती है, या इंडियन वाइड शिपिंग को या मिलिट्री शिपिंग को टारगेट भी करती है, तो ये मिसाइल्स लॉन्च करके इस सबमरीन को भी किल कर सकते हैं। इट कैन डिस्ट्रॉय दिस सबमरीन यूजिंग मिसाइल्स, तो इसके अंदर मिसाइल्स भी है, डिप्लॉय होते हैं, तो इसी से इसके काफी इंपॉर्टेंट यूज हो जाए। सर्वेलेंस में हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल्स लॉन्च करके सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू, पूरे एशियन ओशियनिक एरिया में कोई सर्च करना है कि कहाँ पे, जैसे कि कोई सुनामी आ गई या कोई डिजास्टर हो गया है या कोई शिपिंग एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से पीपल स्टैंडर्ड है, तो वहां पे सर्च भी कर सकता है, रेस्क्यू भी कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरह के इसके काफी बेनिफिट्स है, इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करती है। मेन चीज याद रखना, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेक्स। रिकॉनेक्स क्या होता है, ये मतलब कि जो स्पाई ऑपरेशन होता है ना, सर्वेलेंस इसको बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। सो इट इज द कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड इज इक्विप्ड विद एडवांस सेंसर्स। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं जो सर्वेलेंस में, रडार सेंसर्स है जो सर्वेलेंस में हेल्प करते हैं। लॉन्ग रेंज, एडवांस सेंटर, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज जो हमने चेक कर लिया, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव टॉपिक नंबर 3, हेलिना। हेलिना क्या है, ये पिक्चर में देख रहे हो ना, ये हेलिना नहीं है, ये है हेलिना इज अ मिसाइल। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मिसाइल होती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, बट इसका टारगेट जो है वो है टैंक्स। एंटी टैंक मिसाइल है ये, जो भी टैंक्स है उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है ये, यानी कि हेलीकॉप्टर से फायर कर जाओ और उसके बाद भूल जाओ। इसकी प्रिसीजन काफी हाई है, तो जिस टैंक को आपने टारगेट किया है उस टैंक को किल कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये हेलिना मिसाइल है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसकी सबसे बढ़िया बात यही है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, DRDO ने इस मिसाइल को डेवलप किया है, और इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज है उसको अभी प्रेजेंटली इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज टैंक्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना काफी डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई स्पेसिफिकली हेलिना मिसाइल्स को डेवलप किया गया है। यहाँ पे इसके फीचर्स है, 7 किलोमीटर की रेंज है, इट्स अ लॉन्गेस्ट रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। एडवांस गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम है, हाईली एक्यूरेट है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल है इसमें, कि हाईली एक्यूरेट, आप लॉन्च कीजिए और भूल जाइए, काफी एक्यूरेट है। दिस इज द थिंग अबाउट हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 4, वन हेल्थ। वन हेल्थ क्या है, वन हेल्थ है, जस्ट अ सेकंड, ये after the COVID pandemic, there is a realization that human health is not only dependent on humans only, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर ह्यूमन हेल्थ काफी डिपेंडेंट करती है। कैसे करती है, जैसे कोविड पेंडेमिक जो आया था, तो जो वायरस जनरली फाउंड इन बैट्स, जो कोरोना वायरस वो जनरली बैट्स में होता है, बट वो बैट्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ ना। गेटिंग माई पॉइंट, बैट्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ और उसी की वजह से एक बहुत भयंकर पेंडेमिक आया। सो एनिमल हेल्थ को अगर हम प्रिजर्व करेंगे, एनिमल हेल्थ अगर सही रहेगी तो ह्यूमन हेल्थ सही रहेगी, ये एक रियलाइजेशन आया। एनवायरमेंट हेल्थ, क्लाइमेट चेंज का एक इशू चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लाइमेट चेंज होगा, अगर हीट बढ़ेगी तो ह्यूमंस पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना उसका, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और उसके अलावा हीट से स्ट्रेस जो होगा, हीट डेथ्स जो होती है, हीट वेव्स जो होती है, सभी इफेक्ट पड़ेंगे ह्यूमंस पे। गेटिंग माय पॉइंट। और क्या एग्जांपल आ सकता है, अभी काउ जो है, कैटल जो है, कैटल में एक नई एक डिजीज आई थी,
लंपी डिसीज, लंपी स्किन डिसीज, ठीक है। तो एंड कैटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं काफी हाई क्वांटिटी में। तो जब ह्यूमंस डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं और अगर डेयरी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, कैटल में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ह्यूमंस तक भी तो ट्रांसफर हो सकती है ना इशू। तो इसी वजह से एक इंक्रीजिंग रियलाइजेशन है दैट आवर लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस अलोन, वो एनवायरमेंट फैक्टर्स और एनिमल फैक्टर्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच इंडिया को और ग्लोबली डेवलप करनी चाहिए। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है एनवायरमेंट हेल्थ, एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, उनको अलग अलग मत देखो, डोंट लुक एट देम इन साइलोस, दीज आर वन एंड सेम थिंग। यानी कि तीनों की हेल्थ को प्रिफर करो, एनवायरमेंट को प्रिफर करो, एनिमल्स को प्रिफर करो, ह्यूमंस अपने आप प्रिफर हो जाएंगे। ये इसका क्रक्स है वन हेल्थ अप्रोच का। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया उत्तराखंड में, बिकॉज एनिमल्स में भी काफी डिसीज आ रही थी, जैसे मैंने आपको लंपी डिसीज का डिस्कस किया। तो इसीलिए एनिमल हेल्थ को प्रिफर करने के लिए ये अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। मेन एम यही है जो मैंने आपको बताया है कि वन हेल्थ अप्रोच होती क्या। एग्जांपल ऑफ वन हेल्थ इनिशिएटिव इंक्लूड कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिसीज, जूनोटिक डिसीज को कंट्रोल करो, जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा काफी अच्छा एग्जांपल है। जो बर्ड फ्लू है, तो बर्ड फ्लू कैन डेफिनेटली स्प्रेड टू ह्यूमंस आल्सो, तो इसीलिए उसको कर्व करना है, एनिमल हेल्थ पे भी फोकस करना है। दिस इज वन हेल्थ अप्रोच। और ग्लोबली इसको लेकर काफी इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे WHO ने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म, ताकि ग्लोबली जो जो वन हेल्थ अप्रोच को लेकर एफर्ट्स है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सके कि सर आप कोऑर्डिनेट कीजिए, ऐसे ऐसे करना है, आप गलत अप्रोच फॉलो करें वगैरह वगैरह। उसको मॉनिटर भी करना कि उसके इफेक्ट्स कैसे हैं, कितना कारगर है, कितना वो काम का है, ताकि हम उसको रेप्लिकेट कर सके और जगहों पे। तो यही वन हेल्थ अप्रोच क्या है, इंडिया में भी लॉन्च हुआ है। ICMR ने लॉन्च किया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एनिमल हेल्थ डिजीज को कंट्रोल कीजिए, एनिमल डिजीज को कंट्रोल करना है, या ह्यूमंस में जो डिजीज आ रही है उसको मॉनिटर कीजिए, ताकि वो डिजीज को कंट्रोल किया जा सके होलिस्टिकली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पिलर है वन हेल्थ अप्रोच, यानी कि अगर आप वन हेल्थ अप्रोच पे फोकस करोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाएगी ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखो, तो एनवायरमेंट का भी ध्यान हो गया, एनिमल्स का भी ध्यान हो गया, अपने आप वन हेल्थ अप्रोच का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वन हेल्थ अप्रोच। सो दिस लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 5, गगन। गगन, गगन क्या है, लेट्स सी, यहाँ पे एक फोटो है, ठीक है। ये है गगन सिस्टम। गगन सिस्टम क्या है, इंडिया ने रिसेंटली अपना एक रीजनल लॉन्च किया है, नाविक, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है नाविक, ठीक है। ये क्या है, जैसे ग्लोबली आप GPS यूज करते हो, कहीं भी जाते हो, मोबाइल में क्या ऑन करते हो, गूगल मैप्स ऑन करते हो, ठीक है। गूगल मैप्स क्या है, GPS है। इसी तरह से गूगल, इंडिया ने अपना एक खुद का GPS लॉन्च किया है। GPS पूरे दुनिया को कवर करता है, बट इंडिया ने रीजनल कवर किया है। इंडिया का जो नाविक है वो GPS की तरह है, बट वो पूरी दुनिया कवर नहीं करता, वो सिर्फ इंडिया और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक की बाउंड्री को कवर करता है। यानी कि अगर इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर के रेडियस में आपने कहीं भी जाना है, तो आप नाविक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, वो आपको गाइड करेगा। इसकी जो प्रिसीजन है वो काफी हाई है, दैट्स व्हाई, और ये इंडिया ने डेवलप किया है नाविक। अब इसी सिस्टम को एयरप्लेन्स के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। कैसे कनेक्ट कर दिया गया है, ये जो ग्राउंड स्टेशन है, जो फ्लाई करते हैं, एयरपोर्ट फ्लाई करते हैं, तो जो ग्राउंड स्टेशन है वो सैटेलाइट के थ्रू, इंडिया का ये जो नाविक सिस्टम है, सैटेलाइट के थ्रू एयरप्लेन्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एयरप्लेन्स के साथ कांटेक्ट करके वो उसको स्पेसिफिक लोकेशंस बताएंगे, यानी कि एयरप्लेन को फ्लाई करते वक्त जो नेविगेशन चाहिए वो भी मिलेगा, और उसको लैंड करते वक्त, लैंडिंग के टाइम पे जो एक्यूरेसी की नीड है, तो वो भी इसको एयरप्लेन्स को प्रोवाइड करेगा नाविक सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का नाम है गगन। गगन का मतलब क्या होता है, गगन का मतलब होता है आसमान, ठीक है, स्काई। तो स्काई में, इन द स्काई, ये इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इसको एक मिनट में इरेज कर दूं, थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सी क्लीन हो जाए। ग्राउंड स्टेशन के थ्रू वाया सैटेलाइट कनेक्ट करने का हमारा प्लान है, हमारा पूरा प्लान है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेसी है, ये फ्लाइट की जो एक्यूरेसी है वो डेवलप हो जाएगी, जिससे एयर एक्सीडेंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। मेन एम यही है, एयर एक्सीडेंट्स को कम करना, पैसेंजर सेफ्टी को इंक्रीज करना। तो इंडिया का जो नाविक सिस्टम है, उसको इंडिया के जो इंडिजीनियसली सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू ग्राउंड स्टेशंस और एयरप्लेन्स को कांटेक्ट करना, ये गगन सिस्टम है, ताकि एयरप्लेन्स के नेविगेशन में हेल्प मिले। गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको हम देखते हैं AAI, ये जो गगन सिस्टम है ये इसरो, क्योंकि सैटेलाइट्स जो है वो इसरो देखेगा, कॉमन सी बात है, और एयरपोर्ट्स को जो एयरप्लेन्स की अथॉरिटी है वो AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को, गगन सिस्टम को डेवलप किया है। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो इसरो और AAI ने डेवलप किया है। प्रोवाइड GPS सर्विसेज फॉर एविएशन इन इंडिया, एविएशन को जो GPS सर्विसेज चाहिए, नेविगेशन की सर्विसेज चाहिए, वो ये प्रोवाइड करता है। L1 और L5 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में यूज होता है। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी काफी हाई है। इट कवर्स एरिया अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के 1500 किलोमीटर तक ये कवर करता है। एंड इसके ऊपर एक यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आंखों से पीना है, दिमाग में उतार लेना है। तो वही IRNSS जो नाविक सिस्टम मैंने बताया था आपको,
उसका जो मेन नेम है, ये नाविक तो हमने बाद में नेम दिया, प्रोजेक्ट का नाम था IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ऑफिशियल नेम, ये साइंटिफिक नेम कह लो, जैसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं ना, तो ये वो है। बट जैसे जीपीएस गूगल मैप्स में हम यूज करते हैं तो वहां पे उसका नाम नाविक है। तो नाविक और IRNSS ये दोनों सेम चीज है। जो इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम है नेविगेशन पर्पसेस के लिए, उसको IRNSS बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके अंदर 3 सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हैं, 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में यूं, गेटिंग माय पॉइंट, और लाइक दिस, और जो बाकी के 4 है वो यूं है, 1 2 3 एंड 4। तो जियो सिंक्रोनस 3 है जियो स्टेशनरी में और 4 है जियो सिंक्रोनस में। तो इस तरह का ये एक सिस्टम है, नाविक सिस्टम IRNSS, जिसके अंदर 7 सैटेलाइट्स है। इट कवर्स एंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये इनकरेक्ट है। 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय मिडल ऑफ 2019। ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था रीजनल है, इंडिया के बॉर्डर्स के 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, फुल ग्लोबल कवरेज नहीं करता है ये। तो इसका मतलब थर्ड भी इनकरेक्ट है। आंसर हमारा आ गया A1 ओनली। करेक्ट आंसर क्या है? Option A. Getting my point? So with this, today's session end here. I hope you guys enjoyed it or learned from it. So thank you everyone. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक हमारी सीनियर फैकल्टी हिंदी में भी इसी तरह की कार सीरीज को कंडक्ट करें, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हंसते हंसते।